नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को आजाद भारत का संविधान तैयार हुआ था। संविधान की क्या अहमियत होती है, ये समाज में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर दिखने वाले किसी शख्स से पूछिए। जब वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ये संविधान की ताकत है, उसमें अटूट भरोसा ही है, जिसमें राज्य सरकारें और बड़ी संस्थाएं अपने विवादों के निपटारे का रास्ता तलाशती हैं। लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए सत्ता में बैठी पार्टियां विपक्ष की भूमिका को भी सिर झुकाकर कबूल करती हैं। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास होती है। संविधान के लोगों के अधिकार और कर्तव्य दोनों स्पष्ट हैं। कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि आने वाले दिनों में संविधान में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, देश में कौन कौन सी व्यवस्था आने वाले दिनों में बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत का संविधान गढ़ने के लिए जो लोग संविधान सभा पहुंचे थे, उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी, किस सोच के साथ विविधता में एकता के धागे को पिरोया गया, विवादित मुद्दों पर किस तरह से आम सहमति बनाने का प्रयास हुआ और उलझे हुए मुद्दों से किस तरह निपटा गया। आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे संविधान सभा में हुई अहम मुद्दों पर बहस की पृष्ठभूमि में। जिस तरह कोई शिल्पकार वर्षों तक छेनी और हथौड़ी से किसी पत्थर पर एक कलाकृति की रचना करता है, जिसमें एक सोच, सपना, शिद्दत, कड़ी मेहनत और धैर्य का मिश्रण होता है, ठीक उसी तरह संविधान सभा के करीब 300 सदस्यों की आंखों में एक बुलंद, खुशहाल और संपन्न भारत का सपना था। विशालकाय भारत की विविधता को एकता के धागे में जोड़ने वाली सोच थी। हर आंख से आंसू पोंछने की ख्वाहिश थी। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का इरादा था जिसमें देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास रहे कि भारत निर्माण में उसकी बराबर की हिस्सेदारी है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनी गई संविधान सभा में ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई थी, जो कानून के अच्छे जानकार थे ही। भारतीय परंपराओं और सामाजिक ताने बाने की भी उनकी समझ बहुत गहरी थी। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या भीमराव अंबेडकर, के मुंशी हो या टीटी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद हो या सच्चिदानंद सिन्हा। वैसे तो संविधान सभा में कांग्रेस का ही वर्चस्व था, पर कांग्रेस के भीतर मुखर विरोधी सुर भी थे। संविधान सभा में बैठे हमारे पुरखे इतने खुले मन से आजाद भारत का मुस्तकबिल चमकदार बनाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने में जुटे थे जिसके आधार पर हर विवाद को निपटाया जा सके, जहां बहुमत के आधार पर किसी अलग सोच को दबाने की कोशिश न हो। संविधान सभा में व्यवहारिकता और तर्क की कसौटी पर हर मुद्दे को कसा गया। संविधान सभा के सामने एक ऐसा ही मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। What are these values? They are justice, liberty, equality and fraternity, which are specially highlighted in the preamble. If there is one word that sums up the four foundational values, it has to be democracy. मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। When we say today that we honor the adoption of the Constitution, first and foremost, we honor the fact that the Constitution exists, and secondly, that the Constitution works. आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। ये
भारत के संविधान में समाहित शक्तियों का ही कमाल है, जिसमें बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों पर रहने वाले लोगों के साथ दक्षिण भारत में समंदर की लहरों से दो चार होने वाले लोगों को भी अपने लिए समान अवसर दिखता है। भले ही बोली अलग हो, परंपराएं अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन संविधान सबको एक धागे में जोड़ देता है। इसी तरह पश्चिम में कच्छ के रेगिस्तान से पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों को भी अपनी तरक्की का रास्ता भारत के विशाल, उदार और समावेशी संविधान में दिखता है। संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। हर मुद्दे पर संविधान सभा में जमकर बहस हुई। मकसद था आजाद भारत में सबकी खुशहाली और तरक्की का रास्ता निकालना। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। संविधान सभा के सामने कई बहुत ही पेचीदा मुद्दे भी थे, जिन पर सहमति बनाना आसान नहीं था। ऐसा ही एक गंभीर मुद्दा था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का। 23 नवंबर 1948 पूरे भारत की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी। एक ऐसे मामले पर बहस होनी थी जिसका असर पूरे भारत पर पड़ने वाला था। यह मसला था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का। संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर आखिरी बहस के लिए सदस्य पहुंच चुके थे। बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा, अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों की जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है, संस्कृति का अनिवार्य अंग है। लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखलंदाजी करना होगा जो इन कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं। संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा, तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा। मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बी पोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा, अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से 150 साल तक यहां शासन चलाते रहे, इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी। हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है, क्या उसका अर्थ है कि हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं? सबकी अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी चिंताएं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी। बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है। असम में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 400 इंच बारिश होती है, जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं। इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एकरूपता लाना संभव है? संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की। इनमें से एक थे के.एम. मुंशी, जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा, आखिरकार हम एक विकासशील समाज हैं। आज हम इस मोड़ पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है। आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष विधान का है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य चाहते थे कि देश में समान नागरिक कानून हो। इसके पीछे तर्क उनका यह था कि एक लोकतांत्रिक समाज में सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे छोड़ दिया गया कि देश में जनमत का निर्माण हो, फिर इस कानून को लाया जाए। लेकिन अधिकांश लोग इस मत के नहीं थे कि इसमें देर की जाए। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस एक आईने की तरह है जो उन सभी तर्कों को दिखाती है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आवश्यक है।
संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर बहस का लबोलुआब था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म, वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए। ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया। जिन मुद्दों को संविधान सभा ने बहुत अधिक विवादित समझा, उनमें उलझने की जगह भविष्य के लिए छोड़ दिया। 23 नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद संविधान निर्माता इस नतीजे पर पहुंचे कि आने वाली सरकारें देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगी, यानी हर भारतीय के जीवन यापन संबंधी कानून एक जैसे होंगे। संविधान में अनुच्छेद 44 को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन संविधान का ये नीति निर्देशक तत्व आज तक लागू नहीं हुआ। भारत को आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी। ऐसे में संविधान सभा के सामने एक सवाल ये भी था, जब मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान बना तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इस मुद्दे पर भी संविधान सभा के विवेकशील और भारतीय परंपरा की रग रग से परिचित सदस्यों ने एक ऐसी राह निकाली जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भारत में अपनी तरक्की के बंद खिड़की दरवाजे खुलते दिखे। संविधान सभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर नए भारत के स्वरूप को लेकर विवाद था। कुछ की राय थी कि मुसलमान अलग देश लेकर चले गए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा भारत के सर्वधर्म संभाव को बनाए रखना चाहता था। भारत के संविधान सभा में विमर्श का स्तर और विमर्श की दृष्टि दोनों ही आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, एक लोकतांत्रिक समाज देने की थी। लेकिन जो अल्पसंख्यकवाद था, वो अल्पसंख्यकवाद की जो एक छाप थी औपनिवेशिक शासन की, वह संविधान सभा में भी नेहरूवादियों के कारण से बनी रही। बंटवारे के 10 दिन बाद ही संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा। सब अपना अपना राग अलाप रहे थे। मद्रास के मुस्लिमों ने अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग की। बी पॉकर बहादुर ने संविधान सभा में कहा, दूसरों के लिए मुस्लिम समुदाय की जरूरतें समझना बहुत मुश्किल है। अगर अलग निर्वाचन की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो मुस्लिम समुदाय को लगेगा कि सरकार में उनकी नुमाइंदगी कम है, उनकी आवाज कम सुनी जा रही। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी कीमत पर धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी जगह पाकिस्तान में है, यहां नहीं। हम एक राष्ट्र की बुनियाद रख रहे हैं। जो लोग देश को फिर से बांटना चाहते हैं उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है। संविधान सभा में मजहब के नाम पर आरक्षण को 7 में से 5 मुस्लिम सदस्यों ने भी खारिज कर दिया। कहा जाता है कि संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य केटी शाह संविधान में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए शाह ने संशोधन के जरिए 3 बार कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा में नए सिरे से अल्पसंख्यकों की परिभाषा गढ़ने का काम शुरू हुआ। संविधान सभा में धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग खारिज हो गई, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का रास्ता एक तय समय तक के लिए आरक्षण में देखा। संविधान सभा ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तय किया, वो भी 10 वर्षों के लिए। 10 साल के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी थी, लेकिन नेताओं ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की। आजाद भारत में जातियां सियासी बिसात पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी और आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। जाति आरक्षण पर संविधान सभा के भीतर भी जमकर बहस हुई थी। तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर अनुसूचित जाति के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेषाधिकार दिए जाएं, तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे।
ऐसे में प्रोफेसर केटी शाह का तर्क था कि नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपनी इच्छा अनुसार पक्षपात करेंगे। बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे चंद्रिका राम ने आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर सीधे संविधान सभा के सदस्य सेठ दामोदर स्वरूप पर निशाना साधा। दामोदर स्वरूप ये चाहते हैं कि जनसंख्या के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फिर वो इस धारा में पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रावधान पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं। संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। अंबेडकर समेत दूसरे नेताओं ने चुनाव, नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी। तनातनी यहां तक बढ़ी कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। अंबेडकर खुद आरक्षण के खिलाफ थे, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको बहुत कम समय के लिए रहना चाहिए। पर जो 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 तकलीफ इस विषय में है कि हमारे यहाँ जाति ही पहचान बन जाती है, और आजादी के इतने साल बाद भी, अमृत महोत्सव हो गया स्वतंत्रता का, उसके बाद भी जो जाति है वो लोगों के मन से नहीं जाती। ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा। अंबेडकर की दलील थी, जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही हैं। वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं। मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिली हुई हैं। अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए। ऐसे में संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक तय समय तक के लिए आरक्षण पर सहमति बनी। वोट बैंक पॉलिटिक्स आरक्षण को हमेशा बनाए रखने में अपना फायदा देखती रही है। संविधान सभा के सामने एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि आजाद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, क्योंकि देश में चुनाव का ढांचा तो अंग्रेजों के दौर में ही खड़ा हो चुका था, पर वो बहुत सीमित था और छोटा था। बुलंद गणतंत्र को सफल लोकतंत्र में तब्दील कराने के लिए संविधान सभा के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुद्दे पर भी जमकर बहस हुई थी। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल यह भी था कि बगैर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। वो साल 1949 का था। दिल्ली की प्रचंड गर्मी और आजादी की खुली हवा के बीच 15-16 जून को संविधान सभा में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस हुई, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही थी जिसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यपालिका के दबाव और प्रभाव से मुक्त रखने की बात हो रही थी। ऐसे में 15 जून 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पहले प्रस्तावित अनुच्छेद में प्रावधान था कि केंद्रीय विधान मंडलों के दोनों सदनों के लिए एक आयोग और प्रत्येक प्रांतों और राज्यों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग हो, जिसे राज्यपाल या राज्य प्रमुख नियुक्त करें। लेकिन संशोधित प्रस्ताव में यह कहा गया है कि निर्वाचन का काम एक ही आयोग के हाथ में रखा जाए और उसकी सहायता सहायक प्रादेशिक आयुक्त करें। इस संशोधन प्रस्ताव को लाने के पीछे कई दलील दी गई। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे संविधान सभा सदस्य डॉक्टर अंबेडकर की दलीलों से सहमत नहीं थे, तो प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना ने चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। एक मशवरा यह भी था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से हो। संविधान सभा में लंबी जिरह के बाद फैसला हुआ कि चुनाव आयोग को इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाए। इसका ताना बाना कुछ इस तरह से रहे जिसमें कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग और इसमें अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को प्रभावित न कर सके। संविधान सभा ने बड़ी शिद्दत से भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग पर मुहर लगा दी। संविधान ने 26 जनवरी 1950 को भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र तो बना दिया, पर भारत को दुनिया का सबसे मुखर लोकतंत्र बनाने में
अहम भूमिका निभाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग ने। चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होता गया। आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सामने एक आदर्श मॉडल की तरह है। भारत में एक कहावत बहुत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। मतलब हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। कश्मीर के लोगों की भाषा अलग, यूपी बिहार के लोगों की अलग, पश्चिम की बोली से पूरब की बोली का कोई मेल नहीं, दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाएं अलग। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आई। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने में सहज थे। ऐसे में सवाल उठा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर संविधान सभा में जमकर बवाल हुआ। जिस जुबान को हिंदुस्तान के करीब आधे लोग बोल और समझ लेते हैं, वो राजभाषा है, यानी सरकारी कामकाज की भाषा। इस जुबान को राष्ट्रभाषा बनाने की सबसे तगड़ी वकालत संविधान सभा में हुई और विरोध भी वहीं हुआ। संविधान सभा में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। उनमें से एक थे गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें अंग्रेजी को कई साल तक रखना होगा। तर्क दिया कि कोर्ट कचहरी से लेकर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी बहुत भीतर तक घुसी हुई है। सी राजगोपालाचारी भी अंग्रेजी की वकालत कर रहे थे, तो दक्षिण के नेताओं ने अलग राह पकड़ रखी थी। वो अंग्रेजी का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन हिंदी कबूल करने को तैयार नहीं थे। दंगल हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर भी चल रहा था। दोनों जुबान में थोड़ा अंतर है। मिसफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि धर्म भाषा के आधार पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे पास। आंध्र प्रदेश में गए तो वहाँ पे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे सेग्रीगेट हुआ था देश में। साउथ का अलग लिटरेचर है, अलग लैंग्वेज है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, अलग है। तो बड़ा डाइवर्सिटी थी। इस डाइवर्सिटी को लेते हुए गांधी जी ने अपने आप को एक कदम पीछे कर लिया। उन्होंने कहा हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी है, लेकिन फिर भी हम इसको राजभाषा का दर्जा देते हैं और बाद में हम इसको देखेंगे राष्ट्रभाषा बन पाती है, हम एक मत बनाने का प्रयास करेंगे। जहां हिंदी पर संस्कृत की तगड़ी छाप है, वहीं हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जमाने में लोगों की जुबान पर चढ़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें आम बोलचाल वाले संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्द इस्तेमाल होते हैं। 10 दिसंबर 1946 को जब संयुक्त प्रांत से संविधान सभा पहुंचे आर.वी. धुलेकर ने हिंदुस्तानी में बोलना शुरू किया तो इस पर ऐतराज जताया गया। तो उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया, जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। जो लोग यहां भारत का संविधान बनाने आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वो इस सभा के सदस्य होने लायक नहीं है। अच्छा हो वो इस सभा से चले जाएं। धुलेकर की बात सुनकर संविधान सभा दंग रह गई। अध्यक्ष के आसन से ऑर्डर की आवाज आने लगी, लेकिन वो रुके नहीं, बोलते रहे। बहस लगातार चलती रही। हिंदी के पक्ष में सबसे तगड़ी दलील पुरुषोत्तम टंडन, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रघुवीर जैसे नेता दे रहे थे, तो अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तानी के पक्ष में दलीलें दी। भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच तरह तरह के फॉर्मूले आ रहे थे। कोई शुरू में 10 साल अंग्रेजी को रखने की वकालत कर रहा था, तो कोई 15 साल तक। दक्षिण के नेताओं का अपना सुर था। उनमें से एक थे टी.टी. कृष्णमचारी। पहले हमने अंग्रेजी को नापसंद किया। मुझे भी यह भाषा पसंद नहीं, क्योंकि हमें जबरन शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं। लेकिन अब मेरी वो उम्र नहीं कि जबरन थोपी गई हिंदी सीख सकूं। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव आया कि हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को देश की भाषा माना जाए। कुछ सदस्य हिंदी के पक्ष में थे तो कुछ हिंदुस्तानी के पक्ष में। जब आम राय नहीं बन पाई तो मतदान हुआ। हिंदुस्तानी पर हिंदी भारी पड़ी। फैसला हुआ देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को राजभाषा बनाने का, और हिंदी राजभाषा बन गई। लेकिन आज भी सरकारी कामकाज से अंग्रेजी रिटायर नहीं हुई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर अक्सर आवाज उठती रहती है। कई पेचीदे सवाल
गर्मा गर्म बहस और विवादों के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला, जिसकी नजरों में भारत का हर नागरिक समान है। कानून सबको एक चश्मे से देखता है। सभी नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान का ठीक से पालन हो रहा या नहीं, इसे सुरक्षित करने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। समय समय पर संविधान में संशोधन भी हुए। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए समय समय पर विवादित मसलों पर से धुंध हटाने की कोशिश की है। भारत का संविधान इतना उदार, इतना विशाल, इतना समावेशी और इतना परिवर्तनशील है कि वक्त के साथ हम भारत के लोगों के शक्ति स्रोत और पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा कई कदम आगे दिखता है। हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्थाओं, यहाँ की सियासी पार्टियों और यहाँ के सामाजिक ताने बाने का भरोसा। यही वजह है कि हर सत्ताधारी पार्टी ने समय के साथ संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। अगर कभी किसी ने थोड़ा बहुत दाएं बाएं होने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। भारत एक सोच के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।